रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तल्खी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। दरअसल सरकार के नए नियमों के बीच ट्विटर के कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक का हटाना बड़ा विवाद बन गया है। पहले देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा और फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट के खिलाफ भी एक्शन हो गया। लेकिन जब ट्विटर पर पड़े और दोनों वेंकैया नायडू और मोहन भागवत के अकाउंट पर ब्लू टिक को बहाल कर दिया गया। जानकारी मिली है कि मोहन भागवत के अलावा दूसरे तमाम आरएसएस नेताओं के अकाउंट को भी बहाल कर दिया गया है। ऐसे में इस विवाद को ठंडा करने का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन तल्खी अभी भी जारी है। जब से केंद्र की तरफ से नए आईटी नियम लागू किए गए, ट्विटर के बौखलाहट साफ महसूस की जा सकती है। वैसे भी ट्विटर की तरफ से वेंकैया नायडू ने अकाउंट पर लिए गए एक्शन पर जो सफाई पेश की है उस पर सरकार का कड़ा ऐतराज रहा। ट्विटर ने दलील दी थी कि उपराष्ट्रपति की तरफ से उनके अकाउंट को लंबे समय से लॉगिन नहीं किया गया, उसी वजह से उनका ब्लू टिक हटा दिया गया है। लेकिन 2 घंटे के बाद ही ट्विटर को वो अकाउंट बहाल भी करना पड़ गया और अब आरएसएस के तमाम नेताओं को भी ब्लू टिक वापस मिल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चर्चा का केंद्र बने रहे हैं। उन्होंने कभी तारीफ मिली तो कई बार आलोचनाओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी कम ही बनी है। ईमेल के मसले पर एक बार फिर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसदों ने डॉक्टर फाउची को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका में कंजर्वेटिव न्यूज चैनल ने डॉक्टर फाउची को झूठा बताना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि संक्रामक बीमारियों को देश के सबसे बड़े सलाहकार ने चीन के वुहान लैब लीक थ्योरी में अमेरिकियों को गुमराह किया है। डॉक्टर फाउची पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक होने के मामलों में चीन का बचाव किया है। रिपब्लिकन नेताओं ने इस मसले पर जांच की मांग की है। असल में अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य मामलों में जुड़े एक संस्था के अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक आधार पर लैब लीक थ्योरी को खारिज करने के लेकर ईमेल भेजकर डॉक्टर फाउची का आभार जताया था और इस पर डॉक्टर फाउची ने भी शुक्रिया कहा था। उधर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने हड़ताल कर रखे हैं। डॉक्टरों को लेकर एक बार फिर से अपील की है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है। हमने भी उनसे यही कहा है लेकिन वे नहीं मान रहे हैं। और क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने, आपको सुनाते हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देशित किया कि वो 24 घंटे में कॉल ऑफ करे, वो हाईकोर्ट की भी नहीं मान रहे। अब वो हमसे बात नहीं कर रहे, हाईकोर्ट की मान नहीं रहे और मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। ये तो ठीक नहीं है। इस महामारी के समय जब जरूरत है मरीजों को आपके इलाज की, आप उनको इलाज नहीं दे रहे हो। हमने पहले ही कहा
हम मरीज के हित में सब कुछ करने को तैयार है। मैं तो बातचीत कर रहा हूं, लगातार बातचीत हो रही है, पर वो हमसे बात नहीं कर रहे। अब हमने उनकी बात मांगों को मान लिया, उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की बात, बाकी सब बातें हमने मान ली। ये क्यों हठधर्मिता है? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किसी और विचारधारा के लोग उनको दिग्भ्रमित? सम्मानीय हाईकोर्ट ने यदि निर्देशित किया तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में कॉल ऑफ करें, उसके बाद कमेटी बनाई, उससे बात करें, और फिर यदि ये दोनों काम नहीं होते हैं तो उन्होंने सरकार को भी निर्देशित किया कि कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि सारी मांगें मान ली गई हैं, फिर भी वो क्यों नहीं हड़ताल अपनी खत्म? नहीं, ये तो अब उनसे पूछना पड़ेगा, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि यदि 24 घंटे में हड़ताल वापस नहीं होती तो कार्रवाई। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में पौधरोपण किया और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले साल कोविड महामारी के बावजूद 25 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस साल भी हमने 30 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने बताया कि वन महोत्सव के कार्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। इसलिए जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ किया। कैच द रेन उसी का एक हिस्सा है। जल की एक एक बूंद को संरक्षित करना, फिर उसका पर्यावरण के लिए उपयोग कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में लोगों को दी जा रही कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में कोविड टीके लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने के बजाय ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पंजाब में कोरोना के टीकों की खुराक जो लोगों को मुफ्त में दी जानी चाहिए, उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचा गया है। कोविशील्ड 4.29 लाख डोजेज और कोवैक्सीन 1.14 लाख डोजेज, एक का 309 रुपए और दूसरे का 412 रुपए। जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है 80% जो है वो की है कोविशील्ड की, जो 309 रुपए के लिए प्रोक्योर की है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको, जो कल आंकड़े आए थे 1560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए। मुझे ये कहा गया कि 2 अस्पताल हैं वहां पे, मैक्स और फोर्टिस मोहाली में, जिन्होंने टीका 3000 और 3200 रुपए का बेचा है। यह हैरानगी की बात है कि जो स्टेट्स को 25% प्रोक्योरमेंट की इजाजत दी गई थी या अनुमति दी गई थी, देखो केंद्रीय सरकार की तरफ से तो हमने 50%
वैक्सीन लेके स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को दी है कि आप मुफ्त इसको लोग। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चलता फिरता कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र शुरू हो गया है। कोलकाता का मॉडल मुंबई से थोड़ा अलग है। मुंबई में कार से जा रहे बुजुर्गों को रास्ते में टीका दिया गया, जबकि कोलकाता में एक बस को ही कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कोविड टीकाकरण केंद्र में तब्दील की गई बस सब्जी और मछली विक्रेताओं समेत प्राथमिकता समूह में आने वाले लोगों को टीका लगाने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों में जाएगी। राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम ने बताया है कि कोलकाता नगर निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन ऑन व्हील पहल शुरू की गई है। ये हमारा जो वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स शुरू हुआ, ये यस्टरडे हमारा ऑनरेबल चेयरपर्सन जनाब फिरहाद बॉबी हाकिम हैज इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम एट पोस्ता मार्केट से शुरू हुआ। यस्टरडे हम 312 को हम वैक्सीनेशन दे दिया। वो पोस्ता मार्केट जो सुपर स्प्रेडर है हमारा, जो ये है कि सुपर स्प्रेडर जो लोग हैं बाजार में, उनको पहले वैक्सीनेशन करना हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम बाजार जाके ये वैक्सीनेशन शुरू किया। आज दूसरा दिन, आज हम लेफ्ट मार्केट में आया। यह भी हम 350 हमारा टारगेट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मजदूर संगठनों की नकारात्मक भूमिका ने मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर को बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ सचिवालय कार्यक्रम से भारतीय मजदूर संघ की 35वें वार्षिक वर्चुअल अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालक कानपुर में नवीन मार्केट स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा मजदूर संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सब जानते हैं भारतीय मजदूर संघ यह देश का एक ऐसा मजदूर संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने सदैव राष्ट्र के हित के बारे में, उद्योग के हित के बारे में और श्रमिकों के हित के बारे में क्रमशः अपनी मांग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और यही कारण है कि सदैव दत्तोपंत ठेकड़े जी के द्वारा स्थापित भारतीय मजदूर संघ अपने इस सकारात्मक सोच, राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की जो उनकी प्रबल इच्छा शक्ति रही है, आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। को हमने देखा है जिन्होंने उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को बर्बाद करके रख दिया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है और अक्सर मेरे पास श्रीकांत अवस्थी जी, अनुपम जी, राधे कृष्ण त्रिपाठी जी, इन लोगों का मेरे साथ लगातार संवाद रहा है। लोग बराबर श्रमिकों के हितों के लिए लगातार हमारे साथ संवाद बनाते हैं, अपने सुझाव देते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने में हमें काफी सुविधा होती है। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बाद अब चीफ सेक्रेटरी दफ्तर ने अनलॉक के संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार के कुछ मंत्री जब कुछ बोलते हैं तब सीएम के जब बोलते हैं तब सीएमओ वाले हिलते हैं। मतलब यहाँ अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाता है। यहाँ इस सरकार में तालमेल नहीं है और इसीलिए एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। एक दूसरे के संबंध में उल्टी सीधी बातें की जाती है, एक दूसरे को चैलेंज किया जाता है। एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोग आपस में तोड़ देते हैं। तो इसी तरह की घटनाएं घटती जा रही है।
और अभी लॉकडाउन के बारे में, अनलॉक के बारे में निर्णय अगर हुआ है तो मुख्यमंत्री जी ने उसको अनाउंस करने की आवश्यकता है। और अभी तक मतलब क्लियर डिसीजन हुआ नहीं है, तब तक कोई मंत्री कुछ अनाउंस करते हैं, दूसरा और कोई बात करता है, फिर सीएमओ फिर उसका विरोध करता है। तो इसी तरह का जो काम चल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वैक्सीन पहले ही पूरा अपने पास नहीं है और प्रोडक्शन तो अपने देश में भी चल रहा है, सीरम का भी प्रोडक्शन चल रहा है, अमेरिका ने भी वैक्सीन देने का वादा किया है, और भी देशों से वैक्सीन आ रहा है। लेकिन आपके अपने देश का पॉपुलेशन 134 करोड़ से ज़्यादा है। अभी तो 2021 के सेंसस के मुताबिक हम 150 करोड़ के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन अपना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन का मिसयूज नहीं होना चाहिए, वैक्सीन खराब नहीं होना चाहिए। और उसके तरफ राज्य सरकार ने, अस्पतालों ने, डॉक्टरों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ऐसा जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उसके तरफ सबने ध्यान देने की आवश्यकता है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड और हाईटेक करने का हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज ने कहा है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है। WHO के निर्देशों के मुताबिक सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और इसके साथ ही सरकार प्रदेश में पहली बार अस्पतालों में कैटरिंग सर्विस भी शुरू करने की अहम योजना बना जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बनाई जा रही योजना के बारे में बताया कि कितनी जनसंख्या पर कितने बेड के अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए और कितनी नर्सें और कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। हर अस्पताल में कितने ऑक्सीजन बेड होने चाहिए, कितने प्रतिशत बेड आईसीयू होने चाहिए। आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए और ये वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड आईसीयू होने चाहिए हर अस्पताल में और कितने % वेंटिलेटर्स होने चाहिए सब जगह पर। ये हम सारा ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। 30 बेड से ऊपर के जितने अस्पताल हैं उनमें अपनी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। सारे अस्पताल PSC लेवल तक हमारे डिजिटली कनेक्टेड होने चाहिए ताकि हर एक्टिविटी हमारे डैशबोर्ड पर हो, हमारे डीजी हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे ACS हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे ACS मेडिकल एजुकेशन के डैशबोर्ड पर हो और मेरे डैशबोर्ड पर हो, ताकि हर जगह की एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकें। हमारे अस्पतालों में आज की तारीख तक केटरिंग सर्विस नहीं है। हमने केटरिंग सर्विस भी सभी अस्पतालों में शुरू करने का। हिमाचल प्रदेश से शिमला कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा का निधन न सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए नुकसान है। यह शब्द हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन सेक्टर 28 में विधायक नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि देने के दौरान कहे हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र बरागटा ने विधायक के तौर पर भले ही कोटखाई के लिए काम किया, लेकिन एक समय वह
बागवानी मंत्री रहे थे और अब भी मुख्य सचेतक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा, नरेंद्र बरगटा ने प्रदेश के किसानों के लिए लगातार काम किया है और उनकी स्थिति को सुधारने की दिशा में काम किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र बरगटा ने वर्ष 2017 में भी चुनाव जीते थे, जिसके चलते उनके देहांत पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। नेता के रूप में पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और बहुत लंबे समय से संगठन में, सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते रहे। संगठन के नाते पार्टी के उपाध्यक्ष के दायित्व पर भी रहे और सरकार में मंत्रिमंडल में भी रहे। वर्तमान में भी कैबिनेट दर्जे के साथ उनका स्थान जो है वो एक चीफ व्हिप के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार में था। और हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र जहां हमारे दल को जीत बहुत मुश्किल से मिलती थी, जुब्बल कोटखाई, उस क्षेत्र से उनने जीत हासिल की, पार्टी को मजबूत किया और तीसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे। ये मैं समझता हूं कि संगठन और सरकार के लिए तो है ही क्षति उनके जाने से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक साथी के नाते इस क्षति को महसूस कर रहा हूं और प्रदेश उनके योगदान को सरकार में, संगठन में जिस रूप में उनका रहा है उसको सदैव स्मरण करती रहेगी। टीवी के मशहूर एक्टर परलवी पुरी को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्टर पर रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक्टर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था और महिला और उसके परिवार ने परलवी पुरी के खिलाफ वसुई के वलियू थाने में शिकायत दर्ज की थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सीआरपीसी 376 AB पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि परलपुरी ने नागिन 3, फिर भी न माने, बदतमीजी दिल और कई मशहूर सीरियल में अभिनय किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और इस वक्त शहर में पेट्रोल का दाम 93 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। 96 रुपए के दाम नर एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल मिल रहा है और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। हरचंद पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि एक दिन की आड़ में लगभग 20 से 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। पिछले एक महीने में पेट्रोल ने 89 रुपए से अब 92 रुपए तक का सफर पूरा कर लिया है। यह रफ्तार रही तो आने वाले कुछ महीनों में रायपुर में 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक सकता है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों का विरोध अनोखे अंदाज में किया। पेट्रोल पंप में कटआउट डिजाइन बनाए और इसे लेकर चल रहे युवकों ने प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगा रखा था। मोदी बने युवक ये पंप उठाकर जय स्तंभ चौक से मालवीय रोड और कोतवाली तक यूं ही चलते रहे। महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में अपने घरों के सामने मोदी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। महंगाई के कारण राष्ट्रीय आपदा बनने जा रही है। कोरोना काल में जो बचे हैं, इस महंगाई रूपी आपदा से लोगों की मौत की स्थिति हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में लोक लुभावन नारों के साथ केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अच्छे दिनों के जो सपने दिखाए थे, आज बुरे दिन आ गए हैं। हम लोगों का एक ही मांग है, अच्छे दिन आएंगे जो नारे लगाए थे वो अच्छे दिन आज बुरे दिन में हो गए हैं। जो 2014 में लोक लुभावन नारा था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम लोगों की मांग है, बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। जो अच्छे दिन तो मांग की गई थी मगर अच्छे दिन आए नहीं, तो हमारे बुरे दिन लौटा दीजिए, क्योंकि बुरे दिन 2014 में पेट्रोल का रेट 60 रुपया हुआ करता था, खाने का तेल 90 रुपये लीटर हुआ करता था, रसोई का गैस का सिलेंडर 400 रुपया हुआ करता था। आज हर चीज की महंगा हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया और इस मुश्किल समय में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आपदा में डाल दिया है। एक तरफ अर्थव्यवस्था चरमरा रही है तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा है कि हम यह मांग करते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की वापस करके महंगाई और मंदी से जूझ रहे जनमानस को राहत दी जाए। सर, आप जैसा जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें दिन पे दिन गिर रही है, लेकिन हमारे देश में कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। एक वक्त था कांग्रेस सरकार में जब 10 पैसे या 20 पैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ते थे तो सारा ऑपोजिशन सड़कों पे था, लेकिन आज 10-10, 20-20 रुपए पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन कोई मीडिया या कोई लोग उतरने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जिम्मा उठाया है कि वो सड़कों पे उतरेंगे। जो आज महंगाई है, जो कोरोना वायरस में लोगों की आर्थिक हालत जो कम हो गई है, उससे लोगों की जेब में बहुत कम वो रह गया है, तो लोगों की हेल्प करने के लिए यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर चुकी है और पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे लाने के लिए हम सड़कों पे आ गए। कोरोना के खतरनाक वायरस से इंसान क्या, अब तो शेर भी सुरक्षित नहीं है। तमिलनाडु के वंडलूर के चिड़ियाघर में एक साथ 9 शेर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से एक शेरनी की तो कोरोना से मौत भी हो गई है। चिड़ियाघर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सफारी पार्क क्षेत्र के एनिमल हाउस में शेरों में एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना और कभी कभी खांसने के लक्षणों का पता चला था। इन हाउस पशु चिकित्सक दल ने कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इनकी जांच की, जिसमें कोरोना संक्रमण का पता चला। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शेरों का इलाज जारी है। हरियाणा के हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी के 3 विधायकों के निवास के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं और रोष भी किया इस समय व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान भारी मात्रा में पुलिस दल तैनात किया गया था। हमारे संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान था, 5 तारीख को काले कानून लागू हुए 1 साल पूरा हो चुका है और संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया था बीजेपी जेजेपी हरियाणा में विशेष करके और ऑल इंडिया में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता एमएलए और एमपी के घरों के सामने काले कानूनों की प्रतियां जला करके विरोध प्रकट करना है। उसी कड़ी में हिसार जिला के तमाम किसान मजदूरों की 2 टीम बना करके, क्योंकि हिसार शहर के अंदर लगभग 8 एमएलए और एमपी बसते हैं, जिसमें जोगीराम सियाग आ गया, कमल गुप्ता आ गया, रणबीर गंगवा आ गया, अनूप धानक, दुष्यंत चौटाला, राम कुमार गौतम, ब्रजेंद्र सिंह और सुभाष चंद्रा। 2 टीम बना करके हमने काले कानूनों की प्रतियां जला करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जैसा संयुक्त मोर्चा का आह्वान था। लेकिन अहिंसा, एकता और अनुशासन का मूल मंत्र हम हाथ से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें किसानों की बदनामी होती है। ये तो चंद पुलिस वाले थे और डरे हुए थे, हमने धक्का नहीं किया। हमारे बुजुर्ग कहने लगे भाई यहाँ जहाँ पर भी रोकते नहीं, वहीं पर रुक करके। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश सरकार ने कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने रखने के लिए कई जनपदों के आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसके चलते जनपद मैनपुरी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अविनाश पांडे का तबादला कर दिया गया। तो वहीं अपराधों में नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने नवागंतुक आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार राय को पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। आज अशोक कुमार राय ने मैनपुरी में पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जनपद में जो भी पुलिस प्रशासन के अंदर कमियां हैं वह दूर करने का काम करेंगे और इसके साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने का भी प्रयास रहेगा। शासन की प्रतिबद्धता इस उद्देश्य को लेकर के, जैसा आप जानते हैं, एक शांति व्यवस्था और लोगों के अंदर पुलिस के प्रति एक विश्वास, अपराध और कानून व्यवस्था का नियंत्रण, साथ में जो भी पीड़ित है उसकी हर बात को सुना जाए और एक समाधान, उचित समाधान निकाला जाए। इस शासन की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता को मेरा उद्देश्य होगा कि इसको पहली बात लागू किया जाए। प्रतिदिवस हम लोग बैठेंगे और यहाँ की जनता की समस्याओं को प्रत्येक दिशा में सुना। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारत जैसी अति मजबूत अर्थव्यवस्था
वैक्सीनेशन के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की नीति में अलग अलग कीमतों ने महामारी के बोझ तले पहले से दबी राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त बोझ लाद दिया है, जिससे देश में गंभीर संकट उत्पन्न होने लगा है। और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त यूनिवर्सल टीका सभी को लगाए जाने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाए, उसको निःशुल्क वैक्सीन मिले और लोग कोरोना महामारी से बच सकें, इसके लिए उन्होंने आज प्रदेश भर में ज्ञापन का निर्देश दिया और पत्रकार वार्ताएं उन्होंने, ताकि आपके माध्यम से देश की गरीब आम जनता तक हम प्रियंका गांधी और कांग्रेस का संदेश पहुंचा सकें। आज इस मुल्क के अंदर हमारी मोदी सरकार कहती है कि हमने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखे हैं। आज कांग्रेस जानना चाहती है कि ये 35,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। एक महीने के अंदर पिछले महीने में आपने केवल 6.5 करोड़ डोज तैयार की थी। आप कह रहे हैं अगले महीने में हम 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, तो ये बाकी डोज कहाँ से लाएंगे? क्या एक स्लॉट को 10 की जगह 20 लोगों में लगाएंगे? इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम 31 दिसंबर तक देश के अंदर वैक्सीनेशन का पूरा टारगेट कर लेंगे। आज इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिए। कल भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति से इनकी बात हुई, जिस पर ये अपनी पीठ थपथपा रहे। उसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी ने कहा है कि हम एशियाई कंट्री को केवल 85 लाख वैक्सीन देंगे। 85 लाख में हिंदुस्तान को 10-20 लाख वैक्सीन मिलेंगी। फाइजर वाले से भी कोई ऑर्डर हमारा दिया नहीं गया। हमारे जिस तरह से स्पुतनिक का एक छोटा सा ऑर्डर दिया, वैक्सीन कहाँ से लाएंगे? आज ये देश के लोगों को उसी तरह मानना चाहते हैं जैसे ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे। संवेदनहीनता की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर खेलवा के बाद आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव की तैयारी में लग गए। इतने बेशरम लोग हैं, इनकी कुर्सी अगर लोगों के लाश पे भी बिठा दी जाए तो ये कुर्सी में बैठने से चूकेंगे नहीं। अब इन्हें उत्तर प्रदेश की तैयारी दिखाई दे रही। आज आरएसएस की दिल्ली में 3 दिन की मीटिंग चल रही। उस 3 दिन की मीटिंग में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में, लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण खत्म करने के विरोध में बीड में शनिवार को मराठा समुदाय का प्रदर्शन हुआ। इसमें मराठा समुदाय से जुड़े कई हजार लोग शामिल हुए। स्थानीय विधायक और शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख विनायक मेटे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने समृद्ध योगी छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल परिसर से जिलाधिकारी ऑफिस तक मार्च निकाला। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस प्रदेश को प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन प्रदर्शनकारियों इससे बेफिक्र नजर आए और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के जमकर धज्जियां उड़ाई। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक सभा का भी आयोजन किया गया।
उधर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई और जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आई है और वहां का मौसम सुहाना हो गया है। वहीं दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में तेज धूल भरी आंधी चल रही है, जिसकी वजह से वहां भी बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। तेज आंधी की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिसमें यातायात में बाधाएं भी आ रही हैं। वहीं यात्रियों को बस स्टैंड के नीचे शरण लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ये प्री मानसून का बारिश है और दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइटों को भी डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आगामी 6 जून तक मानसून पहुंचने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बताया था कि दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भटिंडा में किसान यूनियन के द्वारा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों की कापियां जलाकर प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान किसानों ने बताया कि काफी लंबे समय से किसानों द्वारा दिल्ली में इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह कानून रद्द नहीं किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भटिंडा में अलग अलग जत्थेबंदियों के द्वारा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर कृषि कानून की कापियां जलाई गईं और केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन भी किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ जो ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਡਰਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ कानून रद्द करा के आवांगे। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के थाना बानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचनोदा में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां प्रेम प्रसंग के चलते घर में पकड़े जाने पर युवक की इतनी पिटाई कर दी गई जिससे उसकी मौत हो गई है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक को पेड़ से हाथ पैर भी बांध रखे थे। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। देखिए, थाना बानपुर क्षेत्र में कचनौदा चौकी क्षेत्र में कचनौदा कला में रात में सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। थाना पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो 112 की गाड़ी और थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पूरी जानकारी करने में पता चला कि ये 3 व्यक्तियों द्वारा गांव के ही एक रग्गा कुशवाहा करके जो व्यक्ति है 45 साल उनकी लगभग उम्र थी, उनकी हत्या कर दी गई थी बांध के रस्सी से और डंडों से पीट के। वहाँ पे क्षेत्राधिकारी भी पहुंचे और बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो इसमें जो मृतक है उनकी पत्नी की तरफ से तहरीर लिख के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यूपी के अमेठी में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की दृष्टि से भेटुआ ब्लॉक के ग्राम सभा लौकापुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था जल निगम के प्रखंड 28 अयोध्या मंडल को 3 करोड़ 23 लाख रुपए की पेमेंट भी हो चुका था, लेकिन निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई और सरकारी पैसे का गबन भी किया गया, जिसके चलते परियोजना प्रबंधक ने तत्कालीन जेई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था और जिसकी वजह से करोड़ों खर्च होने के बावजूद भवन अब देखरेख न होने के चलते जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। ये सर जो है 2009 की बनी है, आज तक ये चली रही। और अच्छा, क्या समस्याएं होती हैं? समस्या ये है सर कि जो है यहाँ पर जो हमको सबको तकलीफ होती है तो हमको सबको भागना पड़ता है, या अमेठी जाना पड़ता है या नौगिरवा जाना पड़ता है। अच्छा, क्या कभी कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पे आया? जी सर, यहाँ आए थे, आश्वासन देकर चले गए। ये बिल्डिंग अस्पताल 2009 की बन के तैयार हुई है, लेकिन ये आज तक चली नहीं है। ऐसे में कुछ असुविधाएं भी होती है आप लोगों को? हाँ, बहुत सी असुविधाएं होती हैं। जैसे हमारे घर में या कहीं भी कोई पेशेंट हो जाता है तो मुझे अमेठी या नौगिरवा ब्लॉक लेके जाना होता है, ऐसे रास्ते में दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। भेटुआ की एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2008 में बनना प्रारंभ हुआ था।
और इसकी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम का 44 प्रखंड अयोध्या मंडल है। उसने निर्माण कार्य शुरू किया था और शायद मुख्य भवन जो है उसका बन करके तैयार हो गया है। आवास, पानी का और सब व्यवस्थाएं होनी थी। इसी बीच में 2015 मार्च 2015 में परियोजना प्रबंधक ने विभागीय अभियंता के विरुद्ध गबन और अनुशासन वित्तीय अनियमितता का मुकदमा कायम कराया था, जो अमेठी थाने में दर्ज है और उस पर उसकी जांच अभी तक लंबित है और जब तक जांच कार्रवाई। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिला प्रशासनिक परिसर फतेहगढ़ साहिब में समस्त किसान संगठनों के नेताओं ने पूरे क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और काले कृषि बिलों की प्रतियां भी जलाई। इस मौके पर किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि फतेहगढ़ साहिब जिले में कोई प्रमुख बीजेपी नेता, मंत्री या विधायक नहीं है, इसलिए कृषि के इन काले कानूनों की प्रतियां जिला प्रशासनिक परिसर के सामने जला दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इसी दिन केंद्र सरकार लोगों के बीच एक अध्यादेश के रूप में कृषि के काले कानूनों को लेकर आई थी और किसान संगठन शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन ला के चोरी छुपे ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे के काले कानून दी कापियां साड़ के अपना रोस मुजाहरा किया, क्योंकि जिवें उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दलित महिला प्रधान के साथ ऊंच नीच और भेदभाव करने का मामला सामने आया है। जिले के एक गांव में ऑनलाइन मीटिंग के दौरान ग्राम प्रधान को कुछ दबंग लोगों ने कुर्सी से यह कहते हुए नीचे उतार दिया कि वो कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। इस दौरान दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और इस पर वहां विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस ने एक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य अभी फरार हैं। भेदभाव बहुत सर, हम दलित हैं तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे कि तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, चमरिया उठो, नीचे बैठो, और गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ दे रहे। हमारी छोटी ननन भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मारपीट के भाग गया। रामू नाम का लड़का था, दबंग लड़का था, भाग। लोग साथ में थे? 4-5 लोग साथ में थे जो उसके सहयोगी थे। कहाँ बैठी थी तुम, क्या चल रहा था वहाँ अंदर? वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, जो मतलब जिला लोगों के वो अधिकारी हैं उनके साथ, एसडीएम है, ऑडियो पंचायत सारे उनके साथ मीटिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी हमारी पहली। अभी वो पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। कहाँ का घटना है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नथुपुरा गांव का। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने अनोखा फरमान जारी किया है। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस अधिकारी ये कहते हुए देखा जा रहा है कि 45 साल से ऊपर के उन लोगों को दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस कह रही है कि वैक्सीनेशन नहीं हुई तो दुकान पर बैठने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ गलियों में घूमकर ये मुनादी करते दिख रहे हैं। और बता दें कि यूपी में कोरोना केसों में लगातार कमी भी देखी जा रही है। ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी ये अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है या उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुकानें केवल उन्हीं की खुलेंगी जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। यदि उस उम्र के व्यापारी हैं जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बैठते हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो उसको उस व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। मुंबई में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में मुंबई पुलिस ने बताया है कि मुंबई के मालवाड़ी इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कुम्हारों ने मिट्टी के बर्तन बनाने का अनोखा यंत्र तैयार किया है। आज हम मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों के उपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण को दूषित करने के साथ साथ गंभीर बीमारियों को दावत भी दे रहे हैं, जो हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है। मैनपुरी के कुछ युवा कुम्हारों ने आगरा, खुर्जा, मैनपुरी के कबाड़ से सामान लाकर ये यंत्र तैयार किया है। इससे मिट्टी के बर्तन बनाने में काफी जल्दी होती है। कुम्हारों का कहना है कि इसमें लाभ कम है, लेकिन वह इस काम को पर्यावरण ठीक करने के लिए साथ साथ अपने और अपने सहयोगियों को जीविका के साथ कर रहे हैं। शासन की प्रतिबद्धता इस उद्देश्य को लेकर के, जैसा आप जानते हैं, एक शांति व्यवस्था और लोगों के अंदर पुलिस के प्रति एक विश्वास, अपराध और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र, धर्म,
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की कमर तोड़ने के लिए मुंबई BMC ने कमर कस ली है और मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों में गुटखा पान मावा खाकर थूकने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुटखा खाकर सड़कों पर थूकने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। फिलहाल ये जुर्माना 200 रुपए का है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो जुर्माना 1200 रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। वहीं ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए BMC ने अपने कर्मचारियों को रास्ते पर तैनात कर रख दिए हैं। अंधेरी स्टेशन हा गजबजलेला परिसर आहे। अंधेरी पूर्वेला आपण आहोत। अंधेरी पूर्वेच्या बाहेर पडल्यावरच समोर बस डेपो आहे आणि मोठं रिक्षा स्टँड असल्यामुळे लोकांची त्या तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते आणि गर्दीच्या इथे जे लोक उभे असतात ते काही ठिकाणी मावा किंवा पान सुपारी खाऊन पिचकाऱ्या मारत असतात, थुंकत असतात। हे टाळण्यासाठी त्यांना त्यांच्यामध्ये म्हणजे लोकांमध्ये जागरूकता यावी याकरता थुंकू नका, रस्त्यावर थुंकणं हे म्हणजे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे असं त्यांना सांगायचं आहे। आणि आता जो आज आपण 200 रुपयाचा त्याकरी फाईन आपण आकारत आहोत तो यापुढे 1200 रुपये होणार आहे। यूपी के हाथरस में पीड़िता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दूसरे पक्ष के लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में विरोध करने पर पीड़िता और पीड़िता के भाई के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट भी की है। पीड़िता ने कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। वो अपने घर में कैच के लगा रहा हूँ। फिर मैंने मम्मी आवाज दी, फिर मम्मी आई तो मम्मी की मारपीट करी। फिर मामा आए, मामा मारे। कब की बात है ये? कल 6 बजे। किस गांव का मामला है? अच्छा, तो कोई कहाँ के रहने वाले जिन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट और छेड़खानी जो की है? घर के बगल में रहते हैं। मीडिया के माध्यम से थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ग्राम नगला तजना का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें अगल बगल पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों की महिलाओं और उनके बच्चों के बीच मारपीट हो रही है। उक्त घटना दिनांक 3/6/21 की शाम की बताई गई है। दिनांक 4/6/21 को घटना के संबंध में दोनों परिवारों की महिलाओं द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाते हुए थाना हाथरस जंक्शन पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। हरियाणा के चरखी में दादरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान इकट्ठा हुए। इस दौरान सभी ने बाढ़डाक से बीजेपी MLA नैना चौटाला, बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के घरों के बाहर प्रदर्शन कर 3 कृषि कानूनों की प्रतियों को फूंका है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि किसानों के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। बीजेपी नेताओं को अपना दिमाग ठीक करवाना चाहिए, वे किसान हैं, उग्रवादी नहीं। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज JJP और बीजेपी के मंत्री, विधायक और सांसदों के घरों के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई हैं। सड़कों पर JJP और बीजेपी के जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी उनके विधायक और MPओं के रेजिडेंस के ऊपर, मंत्री और रेजिडेंस के ऊपर विरोध प्रदर्शन करते हुए 3 कानूनों की जो प्रति जलाने का काम किया है, ये सरकार को चेताना और जगाने का काम करेगा और इससे सरकार को सबक सीखना चाहिए। आज ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन चुका है, पूरी दुनिया के इसके ऊपर निगाह टेक रही है। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। जो भाई ये सोचते हैं कि वो अलगाववादी हैं, उग्रवादी हैं, तो उसकी अपने दिमाग पर सेट करा लेना चाहिए। 6.5 महीने से बैठे हैं बॉर्डरों पर। का मेरा वर्ग है, छोटी किसानी है, दुनिया का पेट भरने वाला है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वाजिब लड़ाई। काले कानून की सरकार ने हमारे देश के सभी किसानों के ऊपर जो थोपे गए हैं, उन 3 काले कानूनों की हर जिला हेडक्वार्टर पे इनकी कॉपी जलाई जाएंगी। जैसे भाई कोई बीजेपी का MLA है, उसके कार्यालय के बाहर, कोई बीजेपी का MP MLA है, उसके कार्यालय के बाहर। तो उसी सिलसिले में आज 5 जून को दादरी जिले की सारी खापे, सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन और सब किसान भाई 36 बिरादरी के, उन्होंने ऐसे आज ये फैसला किया और JJP के कार्यालय के आगे 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। और अब हमारे लोकसभा क्षेत्र से जो MP है धर्मवीर, उसके घर के आगे 3 काले कानूनों की प्रतियां जला के रोष जाहिर किया है।
और सरकार से मांग की है कि भाई जितने भी हमारे किसान भाइयों पे मुकदमे दर्ज है। और यूपी के फिरोजाबाद में शासन के आदेश पर करीब 40 दिनों बाद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी खुल गई है, मगर स्वास्थ्य सेवाओं के हाल नहीं बदले हैं। इलाज कराने के लिए मरीज मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों का इंतजार करते रहे। सुबह 8 बजे से खुलने वाली ओपीडी में 9 बजे तक कोई भी चिकित्सक नजर नहीं आया। इंतजार करने के बाद मरीजों को बिना दवा लिए वापस जाना पड़ा। यही हाल देहात क्षेत्रों में सीएचसी पर रहे और कोरोना संक्रमण के कारण मेडिकल कॉलेज सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी लंबे समय से बंद चल रही है। क्या निर्देश दिए गए, क्या देखा जा रहा है मरीजों? देखिए, शासन द्वारा मरीजों की समस्याओं को देखते हुए आज से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं सर्जिकल की और उसकी शुरू कर दी गई हैं। फ्लू ओपीडी, गायनी ओपीडी, बच्चा ओपीडी, टीबिया ओपीडी, ये तो हमारी पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब सर्जिकल हमारा जो है ओटी शुरू हो जाएंगे और सर्जरी शुरू हो जाएंगी। इंडोर वार्ड भी जो बचे हुए थे वो भी चालू हो जाएंगे। इसमें हमने कोविड के मानकों का पूरा इस्तेमाल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इसे हम शुरू करा रहे हैं। आज से शुरू कर दिया है और हमने हर डिपार्टमेंट को काफ़ी अलग अलग जगहों पे रख दिया है ताकि एक जगह पे लोगों की भीड़ भाड़ ना हो सके। देश में कोरोना की लहर कुछ कम हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी 3000 के पार है। यानी डर अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। हमारी जरा सी ढील मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। इसी के बेस के लिए जम्मू के युवाओं ने एक नया तरीका निकाला है। दरअसल युवा कोरोना के आकार का हेलमेट पहनकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। एक युवा ने बताया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क पहने और कोरोना के नियमों का पालन करें। कि ये जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट अब डील दे रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। अब लोगों को पता होना चाहिए कि साथ में हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी बहुत बढ़ रही हैं। तो हमारा यही है कि हमने आज मार्च निकाली है, लोगों को अवेयर करें कि भाई अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो अब सारे अपने SOPs फॉलो करें, मास्क डालें, डिस्टेंस रखें। तो यही है कि हमारी साइड से एक इनिशिएटिव है कि हम लोगों को अवेयर करें कि भाई अब कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अब अपने जितनी प्रिकॉशन ले सकते हो ले सको। वो ज़रूर अवेयर होना चाहिए। जैसे देख रहे हो कि कहीं ना कहीं डेथ हो रही है, रेट भी बहुत बढ़ रहा है, केसेस भी बहुत आ रहे हैं, कहीं के घर उजड़ रहे हैं। तो लोगों को अब थोड़ी भी समझ आनी चाहिए कि भाई ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो अपने घर पे बैठे सारे SOPs का फॉलो करें। सर, हमने एक थोड़ी सी अलग से तरीके से अवेयरनेस, हमने एक कोरोना का स्ट्रक्चर बनाया है और इस कोरोना के स्ट्रक्चर से हम ये बताना चाहते हैं ने अनलॉक तो कर दिया है, पर अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। तो हमारी सबसे ये अवेयरनेस ड्राइव के थ्रू एक रिक्वेस्ट है सारों से, बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर जिसको काम है तो अपने थोड़ा मतलब कि बाहर निकलिए, जैसे ही काम खत्म होता है अपने अपने घरों पे चले जाइए। बिना मतलब के बाहर निकलने का फायदा तो है नहीं है। बाहर निकलोगे मतलब यही है कोरोना को हम अपने साथ घर पर लेके जा रहे हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम पिछले कई दिनों से इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें हमने पेंटिंग्स की थी या फिर एक कैरिकेचर लगाया था। आज हमने स्पेशली कोरोना की हेलमेट बना के लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश की है कि जो लॉकडाउन खुल चुका है, गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन खोला है, इसका ये मतलब है लोगों को सहूलत मिले, लेकिन हम उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें प्रॉपरली जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे जो डिस्टेंस रखना है, जो मास्क पहनना है, ये सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो करके गवर्नमेंट की। लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर के सांबा में बांस के हस्तशिल्पकारों का सामान नहीं बिकने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सांबा के कटेरा गांव में एक हस्तशिल्पकार का कहना है कि अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा सामान नहीं बिक रहा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। कोई नौकरियां, बच्चे सारे, बच्चियां बच्चे सारे, बहू 4 बेटे हैं मेरे, सारे काम करते हैं, बैम्बू का काम करने शुरू हो गई है, पालन पोषण करने कोई फायदा नहीं है। इसलिए घर बैठे हैं और कोई काम नहीं कर सकते बच्चे, ये बैम्बू का काम करते हैं। लॉकडाउन से पहले कितनी बिक्री होती थी और अभी लॉकडाउन पहले होती बिक्री से मैं सारे काम करते थे, हमारे सारे शादी शुदी कोई दुआ क्रिया सारे हमारे आटा पीटा सारा राशन पट्टा बच्चे पाल दे। बच्चे काम ये काम करते हैं तो सारा मालदार बेड़ा है, पखियां पेदियां है, ये हमारे छाबड़ियां पेदियां है, दूआ निक्का बड़ा समान है, सारा समान इतने बनाया है, मट्टी चीजा अजमा तैयार कर सकने। कोई लॉकडाउन लगे, कोई दुकाना सारिया बंद है। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।